नमस्कार, मैं हूं अभय किशोर और आप देख रहे हैं आपकी बात। हमारी खास पेशकश रायपुर में जिहादी में आपका स्वागत है। जी हां, खबर चौंकाने से ज्यादा चेताने वाली है। बिल्कुल शांत समझे जाने वाले रायपुर में बहुत कुछ धमाकेदार घट रहा था और किसी को कानों कान खबर नहीं थी। रायपुर की अंदरूनी गलियों में जिहाद का पाठ पढ़ाया जा रहा था। इतना ही नहीं, मानव बम बनाने तक के मंसूबे पाले जा रहे थे। आतंक के तार पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक बिछ चुके थे। आखिर कौन बिछा रहा था ये तार और कौन मासूमों के मन पर लिख रहा था जिहाद की इबारत? आज की इस खास पेशकश में हम आपको यही बताने जा रहे हैं। कुछ महीनों पहले छत्तीसगढ़ पुलिस ने रायपुर में सिमी के मॉड्यूल का पर्दाफाश किया था और कुछ गिरफ्तारियां भी की थी। गिरफ्तार किए गए लोग साधारण आतंकी नहीं थे, बल्कि वो पूरा का पूरा जिहादी जत्था था जिसके तार सीधे अफगानिस्तान में सक्रिय अल-कायदा से जुड़े थे। एनआईए की चार्जशीट में यह सनसनीखेज खुलासा हुआ है। अल-कायदा का छत्तीसगढ़ कनेक्शन। रायपुर में जिहादी जत्था, अफगानिस्तान तक बिछे तार। बाहर से बेहद शांत नजर आने वाले रायपुर शहर की अंदरूनी गलियों में जिहादियों का जत्था तैयार हो रहा था। आतंकियों के आका यहां अल-कायदा के लिए लड़ाके तैयार कर रहे थे। रायपुर से आतंक के तार पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक बिछ चुके थे। ये कोई सुनी सुनाई बातें नहीं, बल्कि हकीकत है जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए की उस चार्जशीट में दर्ज है, जिसका संबंध बोधगया और पटना ब्लास्ट से है। एनआईए के मुताबिक कुछ महीनों पहले ही छत्तीसगढ़ पुलिस ने रायपुर में सिमी के जिस मॉड्यूल का पर्दाफाश किया था, वो कोई साधारण आतंकी नहीं, बल्कि पूरी तरह से ट्रेंड सिमी का जिहादी जत्था था। एनआईए की चार्जशीट में रायपुर के नूरानी चौक निवासी उमेर सिद्दीकी को इस आतंकी ग्रोह का सरगना बताया गया है, जो पेशे से शिक्षक है। उमेर का बोधगया और पटना ब्लास्ट के मुख्य आरोपी हैदर अली उर्फ अब्दुल्ला से सीधा संबंध था। एनआईए की चार्जशीट के मुताबिक उमर सिद्दीकी सिमी से जुड़ा था और रायपुर के मुस्लिम युवकों को बरगलाने में लगा था। उमर इन युवकों को जिहाद की ट्रेनिंग देकर अफगानिस्तान भेजने की मुहिम में भी जुटा था। छत्तीसगढ़ पुलिस ने भी माना है कि उमेर पाकिस्तान और अफगानिस्तान जाकर ट्रेनिंग भी लेकर आया और यहां तक कि वो रायपुर में मानव बम तक बनाने के मंसूबे पाले बैठा था। उमेर का मकसद अल-कायदा की भी मदद करना था। वो मुस्लिम युवकों को गुजरात, मुंबई और मुजफ्फरनगर दंगों की कहानी सुनाकर उनका माइंड वॉश करता था। छत्तीसगढ़ पुलिस ने जिहादी जत्थे के सदस्य अम्मार, सुभान, मोहम्मद अली, मोहम्मद दाऊद खान और अजहरुद्दीन कुरैशी समेत कुल 16 लोगों को गिरफ्तार किया था। यही नहीं, उमेर सिद्दीकी ने बोधगया और पटना ब्लास्ट के लिए रायपुर से कुछ सामग्री भी भिजवाई थी और दोनों हमलों के आरोपियों को रायपुर में शरण भी दी थी। शांत प्रदेश छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के इन गलियों में आतंकवादी गतिविधियां संचालित हो रही थी। यहाँ पर आतंकवादियों का एक दस्ता तैयार हो रहा था। इस बात से सभी अनजान थे। जब 2013 में पुलिस ने इस बात का खुलासा किया कि यहाँ पे बोधगया बम ब्लास्ट के आरोपियों को संरक्षण दिया गया था और कई बड़े सिमी आतंकवादियों द्वारा किए गए हमले की प्लानिंग की गई थी, तो लोग सन्न हो गए। पुलिस ने इस मामले में 16 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। उनके खिलाफ चार्जशीट भी पेश कर दिया गया है। पुलिस ये मानकर चल रही है कि फिलहाल छत्तीसगढ़ में ये गतिविधियां शांत है, मगर अभी भी पुलिस के पास इस बात का जवाब नहीं है कि आखिर इन आतंकवादियों को, इन संगठनों को कौन कौन सहयोग कर रहा था। कैमरामैन मलकीत सिंह के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। और रायपुर में जिहादी जत्थे की ट्रेनिंग और छत्तीसगढ़ से आतंक के कनेक्शन पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार रमेश नैयर जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। रमेश जी, जब अयमान अल जवाहिरी ने जब पिछले साल ये कहा था कि भारतीय उपमहाद्वीप में
अलकायदा की आतंकवादी गतिविधियां बढ़ेंगी और उसने कायदात अल जिहाद यानी भारतीय उपमहाद्वीप में अलकायदा के संगठन की घोषणा की थी। तभी से ये आशंका बढ़ने लग गई थी कि अलकायदा अपने पैर पसारेगा। और सिमी जो कि इंडियन मुजाहिदीन के नाम से रिब्रांड हो गया, उससे उसके रिश्ते भी बहुत चर्चित रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में रायपुर जैसी जगह में, जो कंपैरेटिवली बहुत शांत जगह मानी जाती है और आतंकवादियों के यहाँ होने के कोई बहुत प्रमाण नहीं है, ऐसी जगह में अलकायदा का नेटवर्क, क्या कहेंगे आप? अभय जी, सबसे बड़ी हैरत की बात तो ये है कि छत्तीसगढ़ में शताब्दियों से कभी कोई सांप्रदायिक तनाव नहीं रहा जी। मैं 60 साल से कम छत्तीसगढ़ में हूँ सॉरी जी। यहाँ पर रामायण दमतरी के दाऊद खान गाया करते थे जी। यहाँ बाबू खान हिंदू मंदिर बनाते थे। गांव-गांव में रामायण मंडलियाँ अभी कुछ साल पहले तक चला करती थी, जिसमें मुसलमान सारे इंतजामात किया करते थे जी। उस छत्तीसगढ़ में, और वो छत्तीसगढ़ जहाँ पर कि कुछ साल पहले तक बहुत सारे मुस्लिम परिवारों में भी दिवाली के दिन पंडित से पूजा कराई जाती थी दुकानों पे जी। उसमें इस तरह के जहर का फैलना, और ये मैं महसूस कर रहा हूँ कि कुछ बरसों से ये बात चुपचाप चल रही थी। बाहर से आकर के कुछ लोग इस तरह की वारदात को अंजाम देने के लिए लोगों को उकसा रहे थे। रमेश जी, मैं आपको बताऊं, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले के बाद से ही जिहादी अपनी रणनीति बदलते रहे हैं। जो बीच में आपको ध्यान होगा कि जो अलकायदा के जिन आतंकवादियों की हम बात करते हैं, तालिबान और अलकायदा, लंबी दाढ़ी और पुराने ट्रेडिशनल पारंपरिक चेहरे, उसके बजाय क्लीन शिप्ड आतंकवादियों की भी एक कतार देखी गई थी। हाँ। तो ये जो ट्रेंड है बड़े शहरों से या बड़ी आबादी वाले शहरों से, जहां पर की सुरक्षा एजेंसियों की निगाहें पैनी हैं, वहां से छोटे शहरों टियर 2 टियर 3 सिटी की तरफ, तो क्या रायपुर इतने सुरक्षित जगह है आतंकवादियों के लिए? अब तो ऐसा लगने लगा है कि वो रायपुर के गली कूचों में भी जो बाहर से लोग आए, और दूसरी बात ये है कि नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान गुमराह हो रहे हैं जी। और ये एक ग्लोबल फिनोमेना जिसके कहा जाए, वो उससे रायपुर बहुत अछूता था। वो रायपुर भी उस ग्लोबल फिनोमेना से, जो वैश्विक एक परिदृश्य बन रहा है, जो उन्माद फैल रहा है, वो रायपुर भी उसकी जद में आ गया है। ये महसूस किया जा रहा था। मैं बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि बहुत सारे लोग, उन्होंने पहले ये मुहिम चलाया, हम सुनते थे कि साहब आप जो कुछ भी खरीदना है, एक मज़हब के लोग, आप अपने मज़हब के दुकान से खरीदिए, भले 1 रुपया आपको महंगा मिले। इस तरह की बातें स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रिया पैदा करती हैं, लेकिन यहाँ की राजनीति में, यहाँ के सियासतदानों में कभी भी धार्मिक उन्माद न भड़काया गया, न उसको राजनीति का मुद्दा बनाया गया। चाहे कांग्रेस की हुकूमत रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा हो, पिछले 11 साल से हम लोग देख रहे हैं। मुख्यमंत्री को भी हम लोग देखते हैं, मिलते हैं, मंत्रियों से भी बात होती, कभी किसी तरह का सांप्रदायिक मुद्दा नहीं उठाया गया। अलकायदा की मौजूदगी, रमेश जी, बड़ा चौंकाने वाला विषय है। पहले से ही नक्सलवाद से ये प्रदेश जूझ रहा है, और इस बीच ये खबरें भी बीच में आई थीं कि जो LTTE के आतंकवादी हैं वो भी आए और नक्सलियों को उन्होंने ट्रेनिंग दी थी। नक्सलियों के तार अलकायदा से जुड़े होने और वो की भी उनके पर्चे आते रहते हैं जब वो कश्मीर की हिमायत करते हैं, जब अलकायदा की बातें करते हैं। तो ये एक बड़ा खतरनाक गठजोड़ राज्य में पनप रहा है, जो यहाँ की शांति भंग कर सकता है। हम इस पर बातचीत जारी रखेंगे, देखते हैं इस पर कि पुलिस अधिकारियों का खुद क्या कहना है। तो कैसे काम करता था ये पूरा मॉड्यूल, और छत्तीसगढ़ पुलिस की जांच में क्या क्या तथ्य निकल कर आए हैं, इस बारे में हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा ने रायपुर के IG GP सिंह से विस्तार से बात की। आइए सुनते हैं। बोध गया बम ब्लास्ट के मामले में NIA ने चार्जशीट में एक नया खुलासा किया है, और जिस सिमी आतंकवादियों के बारे में बातचीत हुई है, उसका एक बड़ा नेटवर्क छत्तीसगढ़ पुलिस ने राजधानी में पकड़ा था। IG GP सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। कितने लोग पकड़ाए थे, क्या क्या जानकारियां मिली थी, और अब उस केस की क्या स्थिति है? देखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये काफ़ी दिनों से छत्तीसगढ़ पुलिस का जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है, ADG इंटेलिजेंस के नेतृत्व में ये इनको ट्रैक किया जा रहा था। उमेर सिद्दीकी और इसके पूरे ग्रुप को, इनकी गतिविधियां काफ़ी संदिग्ध थी, और इनको फिर रंगे हाथ
इनको पकड़ा गया। इस टोटल केस में करीब 16 लोग गिरफ्तार हुए हैं, चालान पेश किया गया है और ढेर सारे खुलासे हुए हैं। जो उसमें महत्वपूर्ण खुलासा एक ये था कि उमेर सिद्दीकी पूरा किंगपिन था। इनफैक्ट मध्य प्रदेश पुलिस और NIA, बिहार पुलिस, एक शख्स था हैदर उर्फ अब्दुल्ला, उसको ढूंढ रही थी और उसको काफ़ी हार्डकोर आतंकी माना गया था सिमी का। बाद में जब हमने इसको पकड़ा तो पता चला कि उसके जो फ्रेंड फिलोसोफर गाइड वो उमेर सिद्दीकी ही था। तो इन नटशेल ये पूरे नेटवर्क को संचालित कर रहा था और एक छोटा सा ट्रेनिंग सेंटर चला रहा था, कोचिंग सेंटर चला रहा था और यहाँ अपने आप को काफ़ी इंटेलेक्चुअल के रूप में समाज में इसने पेश किया था। जो बोध गया ब्लास्ट हुआ था, पटना ब्लास्ट हुआ था, उसकी भी योजना इसके द्वारा बनाई गई थी। इसी के द्वारा पूरा डायरेक्शन दिया गया था कैसे कैसे करना है। और यहाँ पे वो 4 लोग, उनका नाम है नोमान अंसारी, मुजीब, फिरोज़ और अब्दुल्ला। इसके ढेर सारे नाम हैं। इसको ब्लैक ब्यूटी के नाम से भी जाना जाता था, उर्फ हैदर के नाम से जाना जाता था। ये लोग सब यहाँ पे आते थे, इसके साथ बैठकें करते थे। चार्जशीट में एक बात और सामने में आई कि यहाँ के कुछ लोगों को वो तैयार कर रहा था सिमी आतंकवादी के रूप में और उसके बाद बाहर भी ट्रेनिंग के लिए भेजा था, अफगानिस्तान भेजा था। तो आपकी जांच में इस तरह की कोई चीज़ आई थी? उमर सिद्दीकी खुद की एक तैयारी थी कि कुछ समय बाद ये और कुछ लोगों को तैयार करके यहाँ से अफगानिस्तान ले जाता, वहाँ पे तालिबान के साथ मिलके, अलकायदा के साथ मिलके ये लड़ाई में हिस्सा लेता। उसी के तहत उमर सिद्दीकी का अफगानिस्तान और पाकिस्तान जाने के प्रमाण हमें मिले हैं, जो उसने खुद एक्सेप्ट भी किया है। और उसके द्वारा कुछ लड़कों, जैसे एक दाऊद नाम के लड़के को उसने तैयार किया था, जो सरगुजा में जाके माननीय प्रधानमंत्री की जो सभाएं हो रही थी उसमें उसने रेकी किया था। एक सैयद खान है जिससे इसने एक्सप्लोसिव इकट्ठे करवाए थे। एक अज़ारुद्दीन नाम के शख्स को हमने गिरफ्तार किया था, तो वो उसको सुसाइडल बॉम्बर के तौर पे प्रशिक्षण देने का प्रयास कर रहा था। इस टाइप से इनकी योजनाएं चल रही थी। अभी योजनाओं को अंजाम तक पहुंचाने के पहले हम लोगों ने इनको पकड़ लिया था। तो आपने सुना कि इनका यह कहना है कि जिस चार्जशीट में ये सब खुलासा हुआ है वो सारी जानकारी छत्तीसगढ़ पुलिस के पास थी और उन्होंने एक बड़ा नेटवर्क इसमें पकड़ा था। 16 लोगों के खिलाफ इसमें कार्रवाई की गई थी, उनके खिलाफ चालान पेश कर दिया गया था और इन्हें सहयोग करने वालों की भी एक लंबी लिस्ट छत्तीसगढ़ पुलिस के पास है, उनकी भी जांच की जा रही है। कैमरामैन मलकीत सिंह के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। तो कोचिंग सेंटर और इंटेलेक्चुअल की आड़ में एक बड़ी साजिश रची जा रही थी एंड पुलिस की नाक के नीचे, और समय रहते पुलिस ने उसको क्रैक कर लिया। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा हादसा, जिसको कह सकते हैं कि बड़ा नुकसान जो हो सकता था, उस पर कुछ हद तक नकेल लग चुकी है। हम ये चर्चा जारी रखेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अलकायदा जैसे संगठन रिक्रूटमेंट के लिए छत्तीसगढ़ की ओर क्यों देख रहे हैं। अभी एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे छत्तीसगढ़ में अलकायदा के पसरते जाल के बारे में, जो एक बड़ा खुलासा हुआ है, एक सनसनीखेज खुलासा हुआ कि छत्तीसगढ़ के लोगों को रिक्रूट करके अफगानिस्तान और पाकिस्तान भेजे जाने की साजिश रची जा रही थी, जहां उन्हें ट्रेनिंग दी जाती और अलकायदा के खतरनाक आतंकवादियों के रूप में बदला जाता। आसिम उमर, रमेश नायर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आसिम उमर जिसका नाम आता है, कहते हैं कि वो अलकायदा का भारतीय उपमहाद्वीप में सरगना है और उसके बारे में ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी है कि वो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। तो इसके इंडियन मुजाहिदीन से बड़े बहुत ही नजदीकी संबंध रहे हैं। और मैं कुछ नाम अगर कहूँ तो बड़ा साजिद, रियाज भटकल, मिर्जा शादाब बेग, शाहनवाज आलम, ये जो इंडियन मुजाहिद के नेता रहे हैं, आतंकवादी रहे हैं, इनके साथ ये निकट संपर्क में रहा है। छत्तीसगढ़ से रिक्रूटमेंट के पीछे की क्या सोच रही है? देखिए, ये हर जगह पर, छत्तीसगढ़ नहीं, छत्तीसगढ़ का पड़ोसी है झारखंड। झारखंड में बहुत बड़े खूंखार आतंकवादी पकड़े गए हैं जी, और लगातार वारदातें हुई हैं। इधर मध्य प्रदेश में भी उनके पैर पसर रहे हैं। जी जी, नीमच, इधर कुछ जगह पर। हाँ, सिमी का अगर कहा जाए तो सफदर, नागौरी मध्य प्रदेश, उज्जैन से ही बिलोंग करता है। उज्जैन से है वो जी। तो ये मतलब वो खास तौर से आप छत्तीसगढ़ को लीजिए कि जहाँ सब मुस्लिम पॉपुलेशन 4-5% है, उनको मालूम है कि भाई इससे कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन एक जो जुनून है
और एक मजहबी जुनून उनके दिमाग में जो दाखिल करने वाली ताकतें हैं, उनके प्रति सजग और सतर्क पुलिस को रहने के अलावा नागरिकों को भी रहना पड़ेगा। अब तो ये डर लगता है कि पता नहीं कौन चलता फिरता बम है अपने आप में। जी, ये मानव बम की चर्चा भी हो रही थी नायर साहब कि यहाँ पर उनको लोगों को रिक्रूट कर मानव बम बनाने की कोशिश की जा रही थी। बहुत खतरनाक है और ये खुद यहाँ के जो जिम्मेदार हर वर्ग के, हर दीन और मजहब के और हर धर्म के लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वो खुद तलाश करें कि आखिर इसका क्या हश्र होगा, ये किस तरह पहुंचेगा जा करके। और रायपुर और छत्तीसगढ़ में इस तरह की खबर आना, ये ठीक है, पुलिस को सफलता मिली, लेकिन इतने दिनों तक वो चुपचाप चल रहा था। जब एक वारदात हो गई और वो बाहर पकड़े गए तब जा करके यहाँ पर पहुंचा। तो यहाँ की पुलिस मशीनरी को, यहाँ के गुप्तचर तंत्र को अब दो मोर्चों पर काम करना पड़ेगा, एक माओवादी मोर्चे पर और दूसरा ये जिहादी मोर्चे पर। रमेश जी, किसी भी फोर्स के लिए दो मोर्चों पर लड़ना बड़ा मुश्किल काम होता है। मैं अगर इसको मतलब वार मशीनरी के नज़रिए से देखूं तो 1971 में भारत ने यही किया था। दो मोर्चे पर लड़ने की जो उसकी मजबूरी पाकिस्तान के साथ थी, उसे दूर करने के लिए उसने एक अलग देश को सपोर्ट किया जी कि उसका कम से कम फोकस लड़ाई में एक ही जगह हो। यहाँ स्थितियाँ खतरनाक बन रही। पिछले दिनों जो सूचनाएं आई थी वो ये भी आई थी कि अलकायदा ऐसे युवकों को रिक्रूट करना चाहता है जो कंप्यूटर साइंस के जानकार हों या एवियोनिक्स उड्डयन के जानकार हों, तो निश्चित तौर पर उसके पीछे एक गंभीर साजिश है। तो ऐसी स्थिति में जबकि हमारे आसपास के राज्यों में भी अलकायदा अपने पांव पसारने की कोशिश कर रहा है और इंडियन मुजाहिदीन या सिमी के आतंकवादी मौजूद हैं, छत्तीसगढ़ नक्सल समस्या के साथ जब इसे हम क्लब कर दें तो किस तरह की चुनौतियां पैदा हो सकती हैं? ये बहुत खतरनाक है जी। और आपने जो कहा अभय जी कि ये भारत ही नहीं, आप देखिए कनाडा में, अमेरिका के और हेडली रिचर्ड हेडली, ये सारे के सारे, और ब्रिटेन के भी जो अभी पकड़े गए हैं या कुछ लड़कियां और बच्चे लौट करके आए हैं वहाँ के खौफनाक हालात को देखने के बाद में, तो ये उनका एक जैसे कहा जाए कि दिमागी तौर पे उनके दिमाग में बारूद भरा जा रहा है। तो दिमाग नौजवानों का, ख़ास तौर से जो किशोर होते हैं, वो लगभग खाली होता है सिवाय अपनी टैलेंट और उसके लिए उसकी कोई दिशा अगर पहले से तय है, पहले से तय थी, एक साथ रहते थे, सब एक साथ चलते थे, प्रेम और मोहब्बत की बातें होती थी, इसी रायपुर शहर में नातिया मुशायरा हुआ करते थे, इसी में भजन मंडलियों में भी मुसलमान तबला बजाया करते थे। तो ये रायपुर जहाँ पर आकर के नज़ीर बनारसी बड़े फ़ख्र के साथ कहता था, मेरी एक आंख गंगा, मेरी एक आंख जमुना, मेरा दिल खुद एक संगम, जिसे पूजना हुआ है। ये बड़ी हैरत होती है कि ये कैसे बदल गया, ये कैसे रातों रात ये बारूद नौजवानों के दिमाग में भरा जा रहा है। इसके लिए पुलिस और राजनीति से ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी सामाजिक नेताओं की, तो सामाजिक नेताओं की जिम्मेदारी है। रमेश जी, आपसे दो और महत्वपूर्ण मसलों पर मैं चर्चा करना चाहूँगा। एक तो अलकायदा की अंदर जो छटपटाहट है, वो ऐसा कह रहे हैं सिक्योरिटी एजेंसीज का और इंटेलिजेंस का ये मानना है कि जिस तरह से इस्लामिक स्टेट आगे बढ़ा है उसमें अलकायदा का दबदबा कम हो रहा है, इसलिए वो नए मोर्चे खोल रहा है। क्या आपको ये बात सच लगती है? ये बात बिल्कुल सच लगती है और इसे तार्किकता जो है, लॉजिकली जहां अलकायदा कमज़ोर हुआ वहां आईएस आया। आईएस जब आया तो उधर से तुर्की से, अगर ये आपके इराक से, वहाँ के लोगों में, वहाँ के नौजवानों में एक नई लहर चली फ़ौज भर्ती करके और आईएस को कुचलने की। सबसे बड़ी बात और बड़े मज़े की बात कुछ लोगों के लिए वो है हथियार बेचने वाली लॉबी की। सब आपस में लड़ रहे हैं और हथियार उनके बिक रहे हैं। ये इतने नादान हैं, या तो उन हथियार वाली लॉबी के हाथों में इन के सरगना या इनके योजना बनाने वाले लोग खेल रहे हैं, या फिर अपने आप में ही वो आत्महत्या की तरफ बढ़ रहे हैं। एक फेनोमेनन रमेश जी और है, उस पर भी मैं चर्चा करना चाहूँगा। पाकिस्तान
से जब मुंबई पर अटैक हुआ और पाकिस्तान का एक आतंकवादी यहाँ पकड़ा गया और अंततः पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान एक्सपोज हुआ, तो उसके बाद बताया जाता है कि ये रणनीति बनाई उसने कि अपने देश से आतंकवादी भेजने के बजाय भारत में ही आतंकवादी पैदा करे, ताकि जब पकड़े जाएं तो ब्लेम उसके ऊपर ना आए। इसका इससे कैसे कोरिलेशन हो सकता है? नहीं, ये बात बिल्कुल सही है कि उन्होंने, क्योंकि मैं 10 साल पंजाब में आतंकवाद को मैंने कवर किया है जी। और उसमें बहुत साफ था, और वो सफल इसलिए नहीं हो पाया कि पंजाब के सिखों में भी ये बात घर कर गई कि ये पाकिस्तान से ट्रेंड होकर के गुमराह लोग आ रहे हैं और इसके साथ ड्रग का ट्रेड भी चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि मौजूदा अगर इस पर भी गौर किया जाए तो इनका कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन ड्रग ट्रेड के साथ भी जुड़ा होगा। अफगानिस्तान दुनिया में सबसे बड़ा ड्रग ट्रेड सेंटर है, ड्रग्स का एक्सपोर्टर है। पाकिस्तान आतंकवाद की सबसे बड़ी नर्सरी है, ये सारी दुनिया जान चुकी है, और वो ट्रेनिंग सेंटर है, ये विश्व के सामने स्पष्ट हो गया है। पाकिस्तान दरअसल, आपने थोड़ी देर पहले जो उदाहरण दिया बांग्लादेश वाला, तो जब वो वहाँ विफल हो गया पश्चिमी मोर्चे पर हमला करने के बाद में, तो वो शायद उसके लिए ये भारत को जिम्मेदार मानता है और उसका बदला लेने के लिए सारी चीज़ें और सारी साजिशें। रमेश जी, आपने बिल्कुल सही बात कही। आतंकवाद जो भारत में पनपा है, दरअसल पाकिस्तान ने जब देख लिया कि वो पारंपरिक युद्ध में भारत का मुकाबला नहीं कर सकता, तो प्रतिशोध लेने के लिए उसने आतंकवाद का जरिया रास्ता अपनाया। लेकिन ये पाकिस्तान जो आतंक की नर्सरी बना है, उसमें उगे हुए फूलों के साथ कांटे वो खुद उसे भी चुभ रहे हैं, और इस नर्सरी के पौधे भारत तक पहुंचकर हमें बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। हमें इसके लिए सतर्क रहना पड़ेगा, खासतौर पर छोटे शहरों जिनके ऊपर अभी तक फोकस नहीं था आतंकवादियों का। वहां सुरक्षा बलों को मजबूत करना पड़ेगा, इंटेलिजेंस को मजबूत करना पड़ेगा। रमेश जी, आप हमारे साथ आए और इस चर्चा में भाग लिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस बुलेटिन से संबंधित कोई भी राय या सुझाव आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं। इसके लिए आप मुझे editor@ibc24.in पर मेल करें। नमस्कार।